मैं हूँ तेरा नावल बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहा है नाज़रीन। आज के लास्ट एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टेड होने जा रहा है नाज़रीन। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। वहाँ से बगैर कुछ के आरजू से घर निकल जाता है, जबकि हतैजा बेगम और हमारा उस तरह जाते देखा तो परेशान होगी और आरजू से पूछने चलेगी कि इन दोनों में क्या बात हुई थी, जिस पर आरजू उन्हें मुतमईन करती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वासे वहाँ से सीधा अपने घर गया था, जहाँ हाल में ही मिसिस दुरानी नजर आ गई थी, जिसे देखते ही उसे आरजू की बात याद आती है और वो दिल बड़ा करके उनके पास चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम मिसिस दुरानी, जो अपने फ़ोन पर कुछ देखने में मगन थी, वासे की आवाज़ पर चौंक कर उसे हैरत से देखती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी वासे ने उन्हें मुहातिब नहीं किया था। वो आपने नौशीन के घर वालों से बात की, वो उनके पास आ तो गया था, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या करे, इसलिए जो समझ में आया पूछ लिया। हम कर ली। मिसिस दुरानी उसके तासुरात देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाकर मुख्तसर जवाब देती है। फिर क्या कहा उन्होंने? वहाँ से बेचैनी से पूछता है। उन्होंने कहा कि वो सोचेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका थोड़ा थोड़ा इरादा बन रहा है। मिसेस दुरानी की बात पर वो सर हिलाकर खामोश हो जाता है। और आपने मेरी शादी की तैयारी कर ली? कुछ देर खामोश रहने के बाद वो उसे फिर से मुहातिब करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ अपना रिश्ता कैसे ठीक करें। मुझे कौन सी तैयारी करनी थी? मेरे पास तो न्यू ड्रेसेस और उसकी मैचिंग ज्वेलरी पड़ी हुई है, बस वही पहनूंगी, तो बाकी तो कोई तैयारी नहीं करनी मुझे। उनके जवाब पर वासे फिर से सर हिला देता है। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। सुनो, जल्दी से बोलकर वो पीछे मुड़कर जाने लगता है। जब मिसिस दुरानी उसे आवाज़ देकर रोक लेती है। इधर आकर बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। वो अपने पास सोफे पर इशारा करके वासे चुपचाप आकर बैठ जाता है और कुछ देर खामोशी के बाद शुरू करती है बात। जानती हूँ मेरे पास तुम्हारे ताल्लुकात कभी ऐसे नहीं रहे कि तुम्हें या मैं मुहातिब कर आज लगता है कि वक्त आ गया है कि सब ठीक हो जाए। कुछ देर बाद वो खामोश हो जाती है। वासे सर झुकाए उनकी बातों से गौर से सुन रहा था। मैंने तुम्हारे पापा से अपनी मर्जी से शादी की और उन्हें ये यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें एक माँ का प्यार दूंगी, पर मैंने आपको ही तुमसे दूर कर दिया। लेकिन देखो, इतने सालों बाद खुदा ने मुझे कोई औलाद नहीं दी। शायद वो चाहते थे कि मैं तुम्हारी परवरिश करूं, तुम्हें अपना बेटा मानूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मुझे भी माफ़ कर दो। बासे तुम नाम आंखें आंखों से बोलती हुई आखिर में वो उसके सामने हाथ जोड़ लेती है, जिसे वासे अपने हाथों में थाम लेता है। मुझे शर्मिंदा मत करें, जो हुआ बहुत बीत गया। अब आगे के लिए सब ठीक कर लेते हैं। मैं खुद भी आपसे यही बात करने के लिए आया था, पर हिम्मत नहीं हुई। उनके हाथों को थामे वासे की आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई थी। मैं समझ गई थी, तो इसलिए ही खुद ही बात कर ली, खोल ली। वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है, जबकि ऊपर से आते दिन नवीद दुरानी ये मंजर देखकर अपनी आंखों में मसलते कहे, वो अभी भी नींद में तो नहीं? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? उनके पास आकर वो बार बार अपनी आंखों को मसलते हुए ऐसे पूछती हैं कि उन दोनों की हंसी निकल जाती है। बिल्कुल भी नहीं, ये हकीकत है कि हम दोनों माँ बेटे का रिश्ता सही है, हो गया। मिसेस दुरानी वासे के सर पर हाथ रख कर कहती है, अगर ऐसा है तो पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाऊंगा। नवीद रानी बहुत खुश लग रहे थे। बंटवा लो, फिर मना कौन कर रहा है? वासे कंधे उचकाकर लापरवाही से कहता है, आज तो मैं मना करने के बाद भी नहीं रुकूंगा। हंस कर कहते हुए वो नौकरों को हदायत देने के लिए चले जाते हैं। पीछे वो दोनों उनकी खुशी पर हंस देते हैं। आज अरसे के बाद उनके घर में आधी अधूरी नहीं बल्कि मुकम्मल खुशी आई थी। मेरी खुशी मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए, वो जो एक तो मिले तो मेरी बंदगी मुकम्मल हो जाए। आज आरजू का माइयों था और उसने हर किस्म की रस्म से मना कर दिया था, सिवाय माइयों के। उसने सुना था कि कुछ दिनों के बाद कुछ दिन माइयों बैठने में दुल्हन बहुत रूप आता है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं। पर शादी से 2 दिन पहले वो माइयों बैठने लगी थी। पीला जोड़ा पहने हमेशा की तरह सादगी में वो चांद का टुकड़ा लग रही थी, जिसे देख उसके सब अच्छे नसीब की दुआएं कर रहे थे। उसके ससुराल वालों के आने के बाद उसे नीचे ले जाया गया। सर पर हिजाब लगाया गया, जिसे नीचे नीचे आई मिसेस दुरानी से देख देती है, मुस्कुरा देती हैं, जबकि उसके साथ आई औरतें आरजू का देख चेहरा मुंह बुरे बुरे मुंह बनाती हैं। बहुत प्यारी लग रही है मिसेस दुरानी, उसके ऊपर से पैसे वार कर मुलाजमा को खड़ी को देती हैं और आरजू को लेकर झूले में बिठाती हैं। आज आरजू ने नकाब नहीं किया था, सिर्फ हिजाब भी किया हुआ था, क्योंकि फंक्शन सिर्फ औरतों का ही था। फिर भी औरतें उसका हिजाब देखकर अजीब अजीब बातें कर रही थी, जिसमें एक दो बातें आरजू के कानों तक पहुंच गई। और ये पहली बार था कि इन बातों से फर्क नहीं पड़ा था और उसे तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में एक आंसू निकलकर गालों पर बह गया। आरजू, तुम रो क्यों रही हो? उसका आंसू मिसेस दुरानी देकर उसके पास बैठते पूछती हैं। कुछ नहीं आंटी, बस दिल भर आया। आंसू को साफ करके वह मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अरे रोते नहीं, तुम अपने घर ही तो जा रही हो, जब दिल चाहेगा अपने घर वालों से मिलने आ जाया करना या इन्हें बुला लेना अपने घर। इन्हें लगा शायद आरजू इस वजह से उदास है। जी आंटी, वो बस इतना ही बोलकर मुस्कुरा देती है और रस्म के बाद जल्दी अपने कमरे में चली जाती हैं, जहाँ उनके शौहर मोहतरम बड़ी शान से उनके बेड पर
बरजमाल मुस्कुरा रहे थे। सुधर जाएं वासे, इस तरह अगर किसी ने आपको मेरे कमरे में आते देख लिया ना तो मसला हो जाएगा। बगैर चौंके वो कमरा बंद करके आईने के सामने ही जाकर खड़ी हो जाती है। और ऐसे कैसे मसला बनेगा? मैं कौन सा पराई लड़की के कमरे में आता हूँ? मैं तो अपनी बीवी को एक नज़र देखने आता हूँ और फिर शराफत से वापस भी चला जाता हूँ। वासे चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत लाए। वासे जब आपको बात को इग्नोर करके उसे पुकारती है, जी वासे की जान, वो भी प्यार से जवाब देता है। एक बार सोच लें, आरजू के लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर वासे ठिठक गया था। किस बारे में? मुझसे शादी के बारे में। आरजू बात पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। क्या मतलब तुम्हारा? वासे उठकर उसका रुख अपनी जानिब करता है, जबकि उसकी आंखों में नमी देखकर परेशान हो जाता है। क्या हुआ आरजू? किसने कुछ कहा? वासे उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़े बेचैनी से पूछता है। किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं ये कह रही हूँ वासे, मेरा पर्दा करना आपके लिए आजमाइश बन सकता है, इसलिए एक बार फिर सोच लें। एक लड़की की ज़िंदगी में आसान नहीं होता जब वह बेपर्दा होकर जाए और फिर लोगों की गलत बातों और नज़रों का सामना करती है। और जब पर्दा करती है तब ना उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने जब पर्दा करना शुरू किया था तो बहुत लोगों की हकारत भरी नज़रें बर्दाश्त की, पर अब मुझे आदत हो गई है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। पर आपके लिए ये सब नया होगा। आप बहुत जल्द थक जाएंगे, इसलिए वक़्त है, सोच लें। वो बोलती चली जा रही थी और वासे बाजू बांधे बगैर किसी तासुर से देख रहे थे। हो गया, अब कुछ बोलना है? जब वो बोला तो उसके लहजे में कुछ नहीं था। एक बात याद रखना आरजू, तुम्हें तो मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। और जहाँ तक रही बात पर्दे की, तो यकीन मानो जब तुम पर्दा करती हो तो मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं इतना पाक नहीं था, पर फिर भी खुदा ने मुझे इतनी पाक बीवी अता की। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मैं अपनी इस खुशकिस्मती को बदकिस्मती में नहीं बदल सकता। पहले थोड़ी सख्ती से बात बताकर आखिर में उसके लहजे में आरजू के लिए बेपनाह प्यार था। अगर आप थक गए हो तो तुम मेरी थकन उतार देना। इसके पूछने पर वासे गहरी नज़रों से उसे देखता है और ओके अब जाए। उसकी नज़रों से कंफ्यूज होकर वासे का रुख मोड़कर बाहर निकाल लेती है। लड़की शोर को धक्का देकर घर से निकाल रही हो, तुम्हें क्या मालूम नहीं है उसका कितना बड़ा गुनाह मिलता है? रुक कर उसको घूरते हुए वापस ऐसे कहती है जैसे कोई बड़ी उम्र की औरत लड़की को समझाती है। कोई बात नहीं, थोड़े बहुत गुनाह चलते हैं। उसकी बात पर वासी अफसोस से सर नफ़ी में हिलाता है। जा रहा हूँ मैं, उसे से बोलकर वापसी मुड़ जाता है। अच्छा सुने जी बेगम, सुनाए। पीछे से आरजू की आवाज़ सुनकर वासे जान निसार लहजे में कहता है, आप शादी के बाद मुझे डांटेंगे नहीं? वो पूछ कर रही थी या बता रही थी ये तो उसे समझ नहीं है, पर उसकी बात पर वो मुस्कुरा देता है। मैं डांटूंगा, इतना ज़्यादा डांटूंगा कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वासे की बात पर वो मुंह बना लेती है। अच्छा ठीक है, डांट लीजिएगा, पर अकेले में। वादा करिए कभी गुस्से में किसी के सामने मुझे डांट कर मेरी इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं करेंगे। वो उसके सामने हाथ फैलाकर वादा मांग रही थी। मैं वादा कभी तुम्हें किसी के सामने नहीं डांटूंगा, पर अकेले में तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। ठीक ठीक है। उसके हाथ में हाथ रखकर वो उसे तस्दीक कर रहा था, जिस पर आरजू मुस्कुरा देती है। चलें अब जाएं। पल में अपनी मुस्कुराहट छिपाकर वो उसे फिर से निकालने की कर रही थी। जा रहा हूँ, पर मुझे एक बात बताओ। मैंने सुना मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, इस हिसाब में मैं तुम्हारा लिबास हूँ, पर तुम लिबास के ऊपर हिजाब भी पहनती हो, तो क्या ये कह सकता हूँ कि मैं तेरा हिजाब हूँ? वो जो इसकी बात गौर से सुन रही थी, उसकी आखिरी बात सुनकर उसे देखती आवाज़ें, आप जा रहे हैं कि मैं आपका सर फाड़ दूँ? इसकी फजूल बात सुनकर वो इतना तो समझ गई थी कि वासे जानबूझकर उसे तंग कर रहा है, इसलिए गुस्से से उसे धमकी देती है। जा रहा हूँ, जिस पर वासे मुंह बनाकर चिल्लाता है। पीछे आरजू लंबी सांस लेकर कुछ ठीक होने के लिए खुदा का शुक्र अदा करती है। अब तो उसे भूल ही गया था कि बाहर औरतें क्या कह रही थी और उसके बारे में। जब उसके शोहर उसका पर्दा पसंद है तो दुनिया में जो भी कोई बोले उसे कोई परवाह नहीं थी। ओए मजनू, तू बना फिर उदास बैठ गया? हमारा अब्बास की रात को इस पैर बैठा उदास उसके पास आकर कहती है, आप ही आरजू के लिए उदास हूँ। कमज़ोर सी दलील देकर उसे जैसे यकीन दिलाता है। बस बस माना, हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पर मैं तेरी ही बहन हूँ। तेरे चेहरे पर मौजूद दुख की वजह समझ सकती हूँ। हमारा उसके पास बैठ जाती है। आज उसकी मम्मा आई थी, पर वो नहीं आई। वो भी अपना दिल हल्का करना चाहता था। हम क्या पता उसके शोहर ने इजाज़त ही ना दी हो। हमारा को आरजू ने बता दिया था कि नौशीन की शादी नहीं हुई, पर यह बात अभी तक अब्बास नहीं जानता था, इसलिए वो उसे तंग करने को शोर लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी। हाँ, शायद उसे इन अल्फाज ने तकलीफ तो दी थी, पर वो छुपा गया। चल अब उदास ना हो, देखना आरजू की शादी में तेरे लिए बहुत कोई हूर ही ढूंढ लेंगे। उसके बाल ख़राब करके उसका मूड ठीक करना चाहती थी, जो फिलहाल नामुमकिन था। मुझे कोई हूर नहीं चाहिए, अब्बास बेजारी से बोलता है। कोई नहीं, कोई चुड़ैल ढूंढ लेंगे। हमारा उसे आज तंग करने के मूड में थी। अब वो आप अपने शोर के लिए ही ढूंढ लें और मेरी जान छोड़ें। उसके हाथ
जोड़कर वो वहाँ से वॉकआउट कर जाता था। और जब के अपने शोहर की इस तरह जिक्र पर अमारा गुस्से से मुंह बना लेती थी। 2 घंटों की तरह बीत गए थे। जहाँ आज फरूकी हाउस में सभी लोग उदास थे, वहीं दूसरी तरफ दुरानी हाउस में झूम मची हुई थी। आहर को उस घर की इकलौती बहू जो आज उस घर में आने वाली थी हमेशा के लिए, वासे तो सुबह से ही खुद अपना कमरा सजाने में बैठा था। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था। आज उसका इंतज़ार आज पूरे होने वाला था जिसको चाहा, और आज वो पूरी उसकी होने वाली थी। खुश होना तो बनता था जब कि दूसरी तरफ आरजू जहाँ अपनी ज़िंदगी में आने वाली नई तब्दीली का सोच रही थी, वहाँ अपनी मोहब्बत मिल जाने पर भी खुश थी। पर सब घर वालों के उदास चेहरे देख कर उदास हो रही थी। ज़िंदगी के इतने साल एक घर में बताने के बाद घर छोड़कर दूसरे घर में जाना आसान नहीं होता। कहते हैं ना, लड़कियों का तो कोई घर नहीं होता, पर हर जगह वो पराई होती हैं, जिस पर उसके बगैर कोई घर घर नहीं होता। भंवरे बनो मेरी ससुराल चली की नखियों में पानी दे गई। आरजू अपने कमरे में बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। जब उसे माइक में किसी ने गाने की आवाज़ आती है, उसे पहचानने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ये उसके भाई बहन ही हैं जो यकीनन माहौल में उदासी कम करने के लिए अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गाने बैठे थे। गुड़िया गुड़िया रे गुड़िया, तेरा गुड्डा परदेसी दा जोड़ा आसमानी हो गई। आरजू को सीढ़ियों के पास देकर अमारा इसकी जानिब इशारे कर किया है, जबकि उसके सामने मज़ाहिया अंदाज में आरजू को हंसी नहीं आती, बल्कि उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो कैसे रहेगी अपने घर वालों के बगैर। आरजू ऐसे रोते नहीं। उसकी आंखों में नमी देखकर उसके पापा ने पास आकर गले लगाते, उसे गले लगते ही आरजू जोर जोर से रोना शुरू कर देती है कि उसके आंसू देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मुजम्मल साहब की आंखों में तो बाकायदा आंसू निकल रहे थे अपनी लाडली बेटी को उससे दूर करने के ख्याल से। पापा बस कर दें, आरजू शादी करके इसी शहर में रहेगी, मेरी तरह मुल्क से बाहर नहीं चली जाएगी। जो आप इतना रो रहे हैं। हमारा उन्हें रोते मुंह देखते मुंह बसो रही थी। हाँ पापा, आरजू तो इधर ही होगी ना, हम मिलने चले जाएंगे इससे। आंसू तो आवाज़ के भी निकल रहे थे, पर फिर भी वो अपने बाप को चुप करा रहा था। बस कर जा, मेरा बेचारा बच्चा रोता रहे, घर से रुखसत नहीं होते। उसके माथे पर बोसा देकर वो उसे चुप करा रहे थे, जो अब बाकायदा हिचकियाँ ले रही थी। हमारा पानी लेकर आओ। मुजम्मल साहब ने उसे पानी लाने का बोल दिया। खुद को आरजू को सोफे पर बिठाते उसके पास बैठ के और हमारा कलाया पानी उसे पिलाते हैं, जो 2 घूंट पीकर उसे उनके गले लग जाती है। इधर देखो आरजू, मेरी बात को अच्छे से सुनो। अब वो संजीदा हो गए थे और उनकी संजीदगी देखकर आरजू थोड़ा दूर करके उन्हें देखती है। बेटा वासे, पर भले मुझे बहुत गुस्सा है, अभी तक कम नहीं हुआ, उसके बावजूद भी तुम्हारा शोहर है, और एक औरत पर माँ बाप से ज़्यादा उसके शोहर का हक होता है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में अपने शोहर के साथ मत छोड़ना। उसके लिए ज़िंदगी में हमेशा कंधा बनना, और जिस पर सारा कर हर परेशानी बताकर पुरसुकून हो जाए। तुम दोनों के बीच कोई भी नाराज़गी हो, उसमें कोई हामी हो, तो कभी दुनिया के सामने मत लाना। एक आखिरी बात, कभी भी अपने शोहर की नापरवाह मत करना। जो मसला हो प्यार से तहम्मुल के साथ सुलझाना। गुस्से से अगर गुस्सा भी हो तो तुम खामोश हो जाया करना, क्योंकि गुस्से में तुम कुछ बोलोगी तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए कुछ के खामोशी हो जाना। बेशक तुम उसे बता और समझा देना। उनके समझाने पर आरजू गौर से उनकी बातें सुनती है, जबकि सब बैठकर अपना सर पकड़े थे। बाबा प्लीज़, आप ये सारी बातें एक साथ क्यों उसे नहीं बता देते। अब्बास इतने दिनों से पिग पक गया था। मुजम्मल साहब रोज़ रोज़ आरजू को थोड़ी थोड़ी बातें समझाकर फिर चले जाने पर, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ ना बेटा, इसलिए सारी बातें एक साथ याद नहीं रहती। जब जो बात याद आती है उसे समझा देता हूँ। बाकी मैं जानता हूँ कि आगे मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो जानती है कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होता है और उसे किस तरह निभाना है। मुजम्मल साहब उसे जवाब देकर आरजू के सर पर हाथ देकर उसे तारीफ करते हैं, जिस पर वो मुस्कुरा देती है। पापा, अगर आपकी बेटी की तारीफें ख़त्म हो गई तो इजाज़त दें, अभी मैडम ने पार्लर भी जाना है। हमारा अपना सारा आरजू को देखते ही लहजे में बोलती है। जब पार्लर के नाम पर आरजू बुरा सा मुंह बना लेती है। मम्मा मुझे पार्लर नहीं जाना। वो रोनी सूरत बनाकर अपनी माँ को देखती है, जो चुपचाप से बस अपनी बेटी को देख रही थी। तो क्या अपनी शादी पर ऐसे मासियों वाली हालत में जाओगी। अब्बास उसका मजाक बनाता है। तो क्या मुझे वैसे ही नकाब करना है। तो किसको क्या मालूम मैंने मेकअप किया है कि नहीं। व्हाट आरजू, खबरदार, जो तुमने शादी में नकाब करने का सोचा भी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। खुदा ने इतनी प्यारी शक्ल दी है तो उसको छुपा कर क्यों रखना। हमारा तो उसकी बात पर तब भी ही चढ़ गई। आप ही प्लीज़ मुझे मेरे पर्दे के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं नकाब के बगैर नहीं जाऊंगी। और इस बात पर पर्दे की बात पर आते ही आरजू को गुस्से में मैदान में कूद जाते थे। अच्छा बस लड़ो मत आरजू। हमारा बेटा आरजू जिस तरह बेहतर से महसूस करे ना, आप अपनी शादी पर मर्जी करने तैयार हो जाएं। आरजू जैसे चाहे तैयार हो गई। मुजम्मल साहब सख्ती से दोनों को खामोश कराकर आरजू को साइड में लेते हुए, जिस पर आरजू ने जुबान चढ़ाकर अपने कमरे में भाग जाती है और हमारा मुंह बनाकर फिर से मुस्कुरा देती है। गोल्डन शेरवानी पर लाल पटका
पहने खुद को आईने में देखते बिल्कुल तैयार था अपनी दुल्हन को लाने के लिए, जबकि दूसरी तरफ लाल अरूसी जोड़े पर लाल हिजाब ही लगाए पहली बार इतना मेकअप किया, बिल्कुल तैयार थी अपने दूल्हे के लिए, रुखसत होने के लिए। माशाअल्लाह मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। खुदाजा बेगम आरजू को देखा तो कुछ पल तो कुछ बोल ही ना सकी, फिर उसकी नज़र उतार कर दुआ देती है, मम्मा मैं आपको बहुत मिस करूंगी। आरजू की आंखों में फिर से आंसू निकल आए। मेरी जान, हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे। उसका माथा चूमकर खुद भी रो दी थी। बेटी की रुखसती पर माँ बाप अपना फ़र्ज़ पूरा होने पर जितने खुश होते हैं, उतने ही बेटी के दूर जाने पर भी अफसुर्दा हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मैंने मना किया है ना कि रोते हुए घर से रुखसत नहीं होना। मुजम्मिल साहब कमरे में आते ही दोनों को रोते देखकर गुस्से से कहते हैं, बेटी रुखसत के वक्त रोना नहीं चाहिए। न जाने इसके पीछे क्या वजह थी, पर उन्होंने अमारा को भी इस तरह शादी में रोने नहीं दिया था। अब आरजू को भी नहीं रोने से मना कर रहे थे। सॉरी पापा, आंसू खुद ही निकल रहे हैं। खुद को रोने से बाज रखने की कोशिश करते हैं, जो अब देती है। काबू करो इन आंसू को, चलो नीचे बारात आ गई है। मुजम्मिल साहब उसके माथे पर बोसा देते कहते चलते हैं, और अपने दुपट्टे को पहली बार पार्लर वाली ने सेट किया था, जो उसे घूंघट करके अपने माँ बाप के बीच चलती हुई बाहर आती है। नौशीन अब्बास, जो इंटरनेस पर खड़े मेहमानों को वेलकम कर रहा था, वहां से नौशीन को आते देखकर सरगोशी से उसका नाम पुकारता है, अस्सलाम वालेकुम। नौशीन भी उसे देखकर उसके पास आ जाती है, वालेकुम सलाम। इस पर नजरें हटाकर जवाब देता है, कैसे हो? उसके चेहरे पर गौर से देखते हुए वो समझ गई थी कि उससे अभी तक उसका रिश्ता टूटने का भी पता नहीं। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और आपके शोहर नहीं आए? अब्बास के सवाल पर वो हंसी दबाती है, मेरा कोई शोहर नहीं है। वो नासमझी से उसे देखता है, क्या मतलब? मतलब मेरी शादी से एक दिन पहले ही मेरा रिश्ता टूट गया था, नौशीन उसे बताती है, और वो हैरत से उसकी बात सुनता है, और इतनी बड़ी बात वो कैसे अनजान रहा। अभी वो कुछ और बोलता कि सारी लाइट्स बंद होगी और स्पॉट लाइट जली थी, जिसकी रोशनी सीधी दुल्हन बनी आरजू पर पड़ रही थी, जो अपने माँ बाप के बीच चलती स्टेज पर आ रही थी। अपनी जान तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अगर तुम्हें तकलीफ हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इसका हाथ वासे के हाथ में देते वो धमकी देना नहीं भूले थे, जिस पर वासे के साथ बाकी सब मुस्कुरा भी दिए। फिक्र न करें अंकल, इस बार अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगा। वासे के कहने पर मुजम्मिल साहब मुतमईन हो जाते हैं। आरजू को वासे के साथ स्टेज पर बिठाकर खुद नीचे उतर जाते हैं। उप, हम घर कब जाएंगे? उसके साथ सोफे पर बैठकर वासे ठंडी आह भरकर पूछता है। 2 घंटे बाद। घूंघट के नीचे से आरजू का जवाब सुनकर वासे बुरा मुंह बना लेता है। आधे घंटे तक इंतजार करूंगा, और उसके बाद अगर ये लोग नहीं चले तो उठा कर ले जाऊंगा तुम्हें। वासे की धमकी पर आरजू मुस्कुरा देती है, और उसे घूंघट में ही कुछ नजर नहीं आ रहा था। वासे, नौशीन का रिश्ता टूट गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आरजू को अब्बास की आवाज़ सुनाई देती है। चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, पर आरजू आवाज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब्बास गुस्से में आया। साले साहब, मैंने वादा किया था ना तुमसे, तो निभाना तो था ना। वैसे भी मैं चाहता था कि सारा काम पक्का करके तुम्हें खुशखबरी दूंगा। वासी के जवाब पर अब्बास के तासरात में नरमी आ जाती है, तो कब होगा काम पक्का? अब्बास की बेसब्री पर दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। काम तो पक्का हो गया, सब राजी भी हो गए हैं। बल्कि आजकल तो अंकल तुम दोनों के रिश्ते का ऐलान भी कर देंगे। और वासी की बात पूरे होने से पहले ही अब्बास ने खुशी से उसके गले लग जाता है। शुक्रिया दोस्त, तो वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर आज बहुत अच्छा लग रहा है। वासे उसकी बात पर हंस देता है कि इसी वक्त नौशीन के पापा और मुजम्मिल साहब के साथ माइक लेकर सबके सामने नौशीन और अब्बास का रिश्ता का ऐलान करते हैं। 15 दिन के बाद इनकी मंगनी और निकाह की डेट फिक्स कर देते हैं। निकाह, अब्बास की नज़र दौड़ खड़ी हुई मुस्कुराती नौशीन पर पड़ती है, तो खुद भी मुस्कुरा देता है। बेशक अल्लाह देर से देता है, पर हमेशा बेहतरीन देता है। बस हम इंसान ही बेसब्रे होते हैं। चलो जी, डबल खुशी के मौके पर एक फ़ोटो बनवाते हैं। पर फिर भी आरजू घर से निकाल कर खुद घर से सुकून से सो जाते हैं। हमारा स्टेज पर आकर शरारत से कहती है, जिस पर सभी हंस देते हैं, और फिर सभी स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं, जिसमें आरजू, वासे, नौशीन की सभी की फैमिलीज शामिल होती है। इस तरह मुस्कुराते चेहरों के साथ एक यादगार फोटोग्राफर की कैमरे की आंख में महफूज हो जाती है। और उसी के साथ मेरे इस नावल के अख्ताम हुआ। ये ज़िंदगी एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है, जो दुनिया में और मरने के बाद भी चलता ही रहता है। आरजू और वासे का सफ़र बहुत लंबा है, जिस सफ़र में आगे बहुत सी रुकावटें भी होंगी, बहुत गम भी और तकलीफ़ें भी होंगी, पर जिसको खुदा पर यकीन होता है ना, वो हर खुशी से गम सह लेते हैं। आरजू ने अपने रब पर बहुत यकीन रखा था, जिसके नतीजे में हर कर वो उसे मिल गया जो उसने चाहा था। और उस वासे ने बहुत गलत काम किया, पर कहते हैं ना, अल्लाह जिसे हदायत देना चाहे उसे किसी न किसी तरह
दे ही देता है। वासी को हिदायत देने का ज़रिया बनी आरज़ू, जिसकी मोहब्बत उसे बदल दिया। मैं हमेशा अपने नावल के आखिर में लिखती हूँ कि अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह लोगों पर यकीन करके आपको हासिल नहीं होगा, पर अल्लाह पर यकीन आपके लिए दोनों जहानों में आसानियाँ पैदा कर देगा।